नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा के कारण आज 10 जुलाई सोमवार को राज्य के कुछ जिलों में फिर से पंचायत चुनाव के लिए मतदान होगा। राज्य चुनाव आयोग ने रविवार 9 जुलाई को कहा कि पंचायत चुनाव के लिए पुरुलिया, बीरभूम, जलपाईगुड़ी और दक्षिण 24 परगना में पुनर्मतदान होगा। दरअसल हिंसा के कारण बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने जिन बूथों पर मतदान को अमान्य घोषित कर दिया था, वहां सोमवार 10 जुलाई को फिर से मतदान करने का आदेश दिया है। बता दें कि इनमें 697 बूथ शामिल हैं जहां फिर से वोटिंग होगी। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए शनिवार को मतदान हुआ था। इस दौरान हुई हिंसा में 15 लोगों की मौत हो गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार दक्षिण 24 परगना से एक और व्यक्ति का शव मिलने और 2 घायलों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या 15 हो गई। अधिकारियों ने बताया कि जिन जिलों में पुनर्मतदान की घोषणा की गई है, उनमें सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद में 175 बूथ हैं। इसके बाद मालदा में 112 बूथ हैं। हिंसा प्रभावित नादिया में 89 बूथों पर पुनर्मतदान होगा, जबकि उत्तर में और दक्षिण 24 परगना जिलों में 46 और 36 बूथों और अन्य जगहों पर पुनर्मतदान होगा। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उसने जिलाधिकारियों से पंचायत चुनाव के दौरान हुई मौतों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। दरअसल सारा मामला ये है कि बीजेपी के समर्थकों ने पंचायत चुनाव में हिंसा के विरोध में रविवार को कोलकाता में राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्वक चुनाव कराने में आयोग की कथित अक्षमता के खिलाफ नारे लगाए। चुनाव संबंधी मौतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को दोषी ठहराते हुए बीजेपी ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर राज्य में लोकतंत्र बहाल करने में उनके हस्तक्षेप की भी मांग की थी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर सत्तारूढ़ टीएमसी और विपक्षी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जहां एक तरफ ममता सरकार विपक्ष के निशाने पर है, तो वहीं सत्तारूढ़ पार्टी का आरोप है कि हिंसा विपक्षी पार्टियों द्वारा कराई गई है। अब इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी हिंसा की निंदा करते हुए रविवार को कहा कि इस तरह की हिंसा की मैं निंदा करता हूं, क्योंकि चुनाव निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र जैसा कुछ नहीं होगा। वहीं इससे पहले पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने हिंसा को लेकर बीजेपी और टीएमसी पर मिलीभगत करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंचायत चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों को राज्य में आने में देरी करने का निर्देश दिया था, ताकि टीएमसी को मतों की लूट करने में मदद मिल सके। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी और टीएमसी के बीच एक समझौता हो गया है और इस एहसान के बदले में टीएमसी चीफ ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के खिलाफ एकजुट विपक्ष की लड़ाई में खेल बिगाड़ेंगी। वहीं बीजेपी ने हिंसा को लेकर ममता सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न होना बहुत मुश्किल है। ये तभी संभव है जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए या अनुच्छेद 355 का इस्तेमाल किया जाए। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने टीएमसी की कड़ी आलोचना की है और साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी सवालों के घेरे में लिया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भोपाल में मीडिया से बात करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि जिस तरह से लोग पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों में लोकतंत्र की हत्या देख रहे हैं, लोगों को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का दावा करने के लिए मार दिया जा रहा है। कांग्रेस उसी टीएमसी के साथ हाथ मिला रही है। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी से सवाल करते हुए कहा कि गांधी परिवार के लिए उनसे हाथ मिलाना स्वीकार्य है, जो पश्चिम बंगाल में तबाही मचा रहे हैं। क्या राहुल गांधी को मौत का यह खेल स्वीकार है? दरअसल साल 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष के एक साथ आने के फैसले पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यह तंज कसा है, क्योंकि कांग्रेस ने अगले साल होने वाले चुनाव के लिए टीएमसी के साथ गठबंधन का फैसला किया है। पंजाब के विजिलेंस विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। विजिलेंस विभाग ने कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया है। विजिलेंस विभाग ने उन्हें चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है और आज सोमवार को उन्हें अमृतसर की एक अदालत में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि ओपी सोनी को पिछले साल 25 नवंबर को पहली बार विजिलेंस द्वारा तलब किया गया था। विजिलेंस विभाग ने सोनी के खिलाफ अपनी जांच में साल 2016 से 2022 के बीच आय से अधिक संपत्ति होने का दावा किया है। इस मामले में पिछले साल 10 अक्टूबर को जांच के आदेश हुए थे। विजिलेंस विभाग के मुताबिक जांच में पाया गया कि 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच
पूर्व उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी और उनके परिवार की आय 4.5 करोड़ थी, जबकि उन्होंने 12.5 करोड़ रुपए खर्च किए। विभाग ने दावा किया कि ओपी सोनी ने अपनी पत्नी और बेटे के नाम पर प्रॉपर्टी बनाई है। वहीं अब उनकी गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने ट्वीट कर लिखा कि पूर्व डिप्टी सीएम ओपी सोनी जी की गिरफ्तारी असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की भगवंत मान की एक और कोशिश है। प्रतिशोध की राजनीति से कभी कोई नतीजा नहीं निकला और यह भी ऐसा ही मामला साबित होगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कल रविवार को महागठबंधन को लेकर जारी अटकलों के बीच कहा कि महागठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में मजबूती के साथ चल रहा है। इसके अलावा लैंड फॉर जॉब मामले में उनके खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर की गई चार्जशीट पर तेजस्वी ने कहा कि ये जानबूझकर किया गया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रोपेगेंडा फैला रही है कि सरकार में मतभेद है। बिहार के डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि जब हम भाजपा को बिहार से हराते और भगाते हैं तब चार्जशीट और छापा करके एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। भाजपा का ये पुराना खेल है और उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार बड़ी मजबूती के साथ चल रही है और महागठबंधन इसलिए बना है ताकि देश के संविधान लोकतंत्र को बचाया जा सके और हम विकास के रास्ते पर चलें। वहीं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने भी अपने बयान में कहा कि महागठबंधन के भीतर कोई समस्या नहीं है, ये सभी अफवाहें भाजपा द्वारा फैलाई गई हैं, जो हमारे नेता द्वारा शुरू किए गए विपक्षी एकता अभियान को मिली गति से हताशा में हैं। उन्होंने भाजपा और उसके मौजूदा और भावी सहयोगियों के नेताओं के उन दावों का मजाक उड़ाया जिसमें कहा गया है कि जेडीयू के कई विधायक और सांसद उनके संपर्क में थे और वे पाला बदलने के लिए तैयार थे। अजीत पवार के साथ शिंदे सरकार में शामिल हुए महाराष्ट्र के नवनियुक्त मंत्री छगन भुजबल ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की येवला रैली के उद्देश्य पर सवाल करते हुए कल रविवार 9 जुलाई को कहा कि पार्टी में विद्रोह उनके परिवार में हुआ था और इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। दरअसल शरद पवार ने शनिवार को भुजबल के विधानसभा क्षेत्र नासिक के येवला में एक रैली की थी और भुजबल पर परोक्ष रूप से हमला बोलते हुए कहा था कि उन्होंने कुछ लोगों पर भरोसा करके गलती की है। वहीं अब शरद पवार की इस टिप्पणी का जवाब देते हुए भुजबल ने यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शरद पवार साहब आप येवला क्यों आए, मैं इसे समझ नहीं सका। मैं विद्रोह के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, यह आपके परिवार में हुआ था। बता दें कि छगन भुजबल और अजीत पवार समेत एनसीपी के 7 विधायक 2 जुलाई को शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से बगावत कर महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच खबर है कि राजधानी में 2 दिन से हो रही भारी बारिश के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के सरकारी आवास के सामने वाली सड़क पर भी पानी भर गया है और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बारिश का रुका हुआ पानी उनके घर के गेट के अंदर भी प्रवेश कर गया है। दिल्ली में हो रही भारी बारिश और कई जगहों पर जलजमाव की स्थिति को देखते हुए आप नेता आतिशी ने ट्वीट कर लिखा कि बारिश ने दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतनी मूसलाधार बारिश के कारण पंपिंग स्टेशन होने के बावजूद रिंग रोड पर आईटीओ के पास पानी भर गया है। अधिकारियों के साथ जलजमाव के बीच स्थिति का जायजा लिया, साथ ही यहाँ मोबाइल पंप की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि जल निकासी तुरंत हो सके। वहीं बीजेपी की दिल्ली इकाई के नेताओं ने भारी बारिश के बाद दिल्ली में लगातार दूसरे दिन जलभराव हो जाने को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार की आलोचना की है और लोक निर्माण विभाग मंत्री आतिशी का इस्तीफा मांगा है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि नालों से गाद निकालने में घोटाला हुआ है, फलस्वरूप सड़कों और गलियों में पानी भर गया है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पार्षदों और कार्यकर्ताओं को अपने अपने क्षेत्रों में जलभराव से निपटने तथा लोगों की मदद करने का निर्देश दिया है। उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश का कहर जारी है। इस बीच दिल्ली में लोगों को कई जगहों पर जलजमाव के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के कारण शहर के कई पार्क, अंडरपास, बाजार और यहां तक कि अस्पताल परिसर में भी जलभराव हो गया है और सड़कों पर भारी जाम देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में हालात को देखते हुए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने आज सोमवार को स्कूल बंद रखने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बरसात और मौसम विभाग की चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए सोमवार को दिल्ली के सभी स्कूलों को 1 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी भारी बारिश जारी है। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में प्रशासन ने कॉरपोरेट और निजी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी प्रशासन ने स्कूल को बंद करने का फैसला लिया है।
गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने कहा है कि भारी बारिश को देखते हुए विद्यालयों में 10 और 11 जुलाई को अवकाश घोषित किया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।